मैम। यस। सुनाई दे रहा है ना सबको? यस यस मैम। मैम। यस बेटा, ठीक है। चलो, लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया था ना, इसमें कोई डाउट था बेटा? नो मैम। हम्म नो मैम। हो गया ना सब कुछ, सारे हार्मोन्स कब कब क्या एलिवेट होता है। ठीक यस है। मैम। फिर फर्टिलाइजेशन में भी बता दिया था, गैस्ट्रोला तक बता दिया था ना। थोड़ा वापस रिकॉल कर लो। यहाँ पे क्या था बेटा? फर्टिलाइजेशन के लिए पहला जो आपका मैम। होता है। यस बेटा, बोलो। मैम फिर से फर्टिलाइजेशन और गैस्ट्रुलेशन हाँ समझे। हाँ बेटा, वही बता रही हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म तो देखो यहाँ पे क्या बोला था कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? जो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट जहां पर है वहां पर उसको पहुंचना जरूरी है, राइट? तो उसके लिए वो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक है। मतलब सीमेन के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं। वो रिलीज होते हैं वेयर? इट रिलीजेस टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जैसे ही एंटर करेगा स्पर्म आपके बहुत सारे, तो वो बहुत सारे स्पर्म जाके कहाँ पे आ जाएंगे? जहां पर आपका सेकेंडरी oocyte है बेटा, है ना? जो आपका, वो तो पूरी तरीके से अरेस्टेड था ना मेटाफेज 2 में। जो सेकेंडरी oocyte जो निकला ओव्यूलेशन के दौरान 14th डे में, हमने पढ़ा ना। तो वो क्या हुआ बेटा? इट अरेस्टेड एट द मेटाफेज 2। ओके। कहाँ पे? एम्प्यूला रीजन में। देन व्हाट विल हैपन? जो बहुत सारे स्पर्म्स है, all the million sperms, only one sperm is capable of penetrating the ovum। ठीक है। जो सेकेंडरी oocyte जो एग है, मतलब जो हमारा एग है उसको सिर्फ एक ही स्पर्म जाके पेनिट्रेट कर पाएगा। ओके। तो ये लोग एम्पुलरी रीजन में पहुंच गए, किसके? फेलोपियन ट्यूब की। फिर वहां पर क्या होगा? वहां पर ही आपका एक ही स्पर्म जाके उस पे उसको वो कर पाएगा बेटा, फर्टिलाइज कर पाएगा। ठीक है। तो इसमें की दो चीजें आती है। फर्स्ट, व्हेन इट कॉन्टैक्ट, जब वो कॉन्टैक्ट में आता है, देन इट विल पेनिट्रेट द लेयर दैट इज कॉल्ड जोना पेलिसिडा लेयर ऑफ द ओवम। तो जोना पेलिसिडा लेयर कौन सा? ये वाला लेयर है बेटा। ओके। दिस लेयर, this layer is the zona pellucida layer, and this layer is the that layer that will penetrated by sperm, that one sperm। तो ए वाला जो sperm है, इसने जो फर्स्ट आएगा sperm, वो रेस में फर्स्ट आया, and then it will penetrate the zona pellucida layer। when it touches the zona pellucida layer, then क्या होता है बेटा? पॉलीस्पर्मी ब्लॉक। पॉलीस्पर्मी दो वर्ड से है, दैट इज पॉली मीन्स मैनी एंड स्पर्मी मीन्स स्पर्म, राइट? So when a sperm contacts the zona pellucida layer, then it induces a chemical change। एक chemical change आ जाता है सारे इस जो membrane में, पूरा chemical change हो जाएगा कि अब वो एंट्री बंद कर देगा। मतलब सारे जो गेट है वो क्लोज हो जाएगा, अब कोई भी एंट्री नहीं होगा। तो कोई और स्पर्म आके एंटर नहीं कर सकता, सारे स्पर्म यहाँ पर ही रहे रहे डिजेनरेट हो जाएंगे। समझ में आया? तो जब ये स्पर्म जब यहाँ पे टच कर लेता है, जो पहला फर्स्ट वाला स्पर्म, तो वो क्या करता है बेटा? एक्रोजोमल रिएक्शन होता है यहाँ पे। तो वहां पे एक्रोजोम से कुछ ऐसे हमारे एंजाइम्स निकलते हैं जो पेनिट्रेट करते हैं, हेल्प करते हैं पेनिट्रेशन के लिए, ताकि ये निकल अंदर घुस जाए। ओके बेटा। तो यहाँ पर इसके अंदर आ गया, राइट? आने के बाद जो इस कैपेसिटी को, इस चीज को बोलते हैं कैपेसिटेशन, राइट? इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है। अंडरस्टूड? अब जैसे ही ये अंदर आ गया, राइट, जैसे इस स्पर्म ने अंदर आया, तो क्या होता है? ये तो सेकेंडरी oocyte था ना। तो सेकेंडरी oocyte में आपका मेटाफेज 2 में अरेस्ट था, राइट? मेटाफेज 2 में अरेस्टेड था ये सेकेंडरी oocyte। जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा, वैसे ही मेटाफेज 2 कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही मेटाफेज 2 कंप्लीट हो जाएगा, हमने क्या देखा था? क्या बन रहा है बेटा? एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा और एक मैच्योर ओवम बन जाएगा, उसको ऊटिड भी बोलते हैं। ठीक है। तो परफेक्ट एक ओवम बन जाएगा और एक सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगा। तो सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम जैसे बना, दैट मीन्स
फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब दैट मीन्स स्पर्म की एंट्री हुई, राइट। अगर स्पर्म नहीं आएगा तो देखना वो सेकेंडरी oocyte जब रहता है ना, तभी वो डिजेनरेट हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में रह रहे थे वो भी टूट जाएगा, राइट। और जैसे स्पर्म आया, स्पर्म की अगर एंट्री हुई, तभी जाकर क्या करेगा, ये सेकेंडरी oocyte किस में चेंज हो जाएगा, हैप्लॉइड ओवम में, और आपका सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। उसके बाद जैसे जैसे ये ओवम बना तो क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस तो इसके अंदर था ना, हेड में था यहाँ पे, तो जो न्यूक्लियस है वो आके किसके न्यूक्लियस के साथ अटैच होगा, जो कि एग का न्यूक्लियस। तो दोनों न्यूक्लियस मिलाकर क्या बनाएंगे बेटा, एक साथ बनकर दे विल फॉर्म जाइगोट। तो क्या बनेगा, जाइगोट के का फॉर्मेशन होगा, जो कि 2n होता है। मेल गैमेट में n होता है हैप्लॉइड, और फीमेल गैमेट भी n होता है। जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा आपका डिप्लॉयड जाइगोट, दैट इज 2n, राइट। यहां तक क्लियर। अब Yes, यहाँ पे ma'am. मैंने बताया था, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो मैंने बताया था कि जो मेल गैमेट है, स्पर्म, स्पर्म जो आ रहा है, मतलब ये जो पहला, जो बहुत सारे स्पर्म आएंगे, राइट, तो जो पहला रेस में जो फर्स्ट आने वाला स्पर्म है, हमें नहीं पता उस स्पर्म में एक्स भी हो सकता है, उस स्पर्म में वाई भी क्रोमोजोम हो सकता है, वी डोंट नो, एक्स Yes, क्रोमोजोम भी हो सकता है या वाई भी हो सकता है, ठीक है। मैं अगर मान लू इसमें अगर वाई क्रोमोजोम हुआ इस मेल गैमेट में, और फीमेल जो गैमेट है आपका, जो oocyte है, आपको तो पता है ना फीमेल गैमेट में क्या होता है बेटा, हमेशा ही वो एक्स क्रोमोजोम ही कंटेन करेगा, है ना, हर केस में, क्योंकि फीमेल के पास दो ही सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, एक्स एक्स, और मेल के पास दो ऑप्शन है, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, राइट। सो फीमेल के पास तो एक ही है, एक्स। तो अगर जो फर्स्ट आया वाला जो गैमेट है, दैट इज स्पर्म मेल गैमेट, अगर उसने क्या कैरी किया, वाई क्रोमोजोम, तो क्या बनेगा बेटा, जाइगोट कैसा बनेगा, जाइगोट बनेगा आपका एक्स वाई वाला, दैट मीन्स द बेबी विल बी मेल, ठीक है, बेबी बॉय होगा, समझ में आया, लड़का होगा। और अगर बाई चांस जो ये वाला इसने एक्स क्रोमोसोम कैरी किया, स्पर्म अगर फर्स्ट में जो रेस में जो फर्स्ट आया स्पर्म, उसने अगर एक्स कैरी किया क्रोमोसोम, तो ये एक्स एक्स मिलके क्या जाइगोट बनाएगा बेटा, ma'am. ये वाला डबल एक्स वाला, मतलब फीमेल वाला, ठीक है। तो इसमें बेबी गर्ल होगी। तो इतना समझ में आ गया। तो ये डिपेंड करेगा आपका स्पर्म कौन सा क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, उससे ही डिपेंड करेगा कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो देर इज ऑलवेज 50-50 चांस, है ना, क्योंकि 50% है, 50-50 चांस, या तो ये कैरी कर सकता है या तो ये कैरी कर सकता है, गॉट इट। अब क्या देखो यहाँ पे, मैंने बताया था ये जो यहाँ पे देख लो, अच्छे समझ में आएगा। देखो जो सेकेंडरी oocyte यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद एम्प्यूला रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपका स्पर्म आकर यहाँ पर जो पहला स्पर्म है वो यहाँ पे अंदर एंट्री मारी उसने, ठीक है, एक्रोजोमल रिएक्शन किया, उसके बाद उसने यहाँ पर एंट्री मारी, एंट्री मारने के बाद क्या बना बेटा, जाइगोट बना, राइट। तो अब क्लीवेज होगा, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ऐसे करके फिर आ जाएगा आपका 16 सेल स्टेज। क्या होगा, 16 सेल स्टेज, जिसको बोलते हैं मोर्यूला, राइट। सो पहले क्या बना हमारा, जाइगोट, फर्स्ट जाइगोट बना, किससे, मेल और फीमेल के गैमेट के मिलन से क्या बना, जाइगोट बना। अब जाइगोट के बाद हमारा बना मोर्यूला, इसमें बहुत सारा माइटोसिस, ये सब माइटोसिस हुआ बेटा, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन हुआ, उसको ही हम क्लीवेज बोलते हैं। 2 सेल स्टेज, मतलब 2 सेल बनेंगे अंदर ही, 4 सेल बनेंगे, फिर 8 बनेंगे, फिर 8 से 16 बनेंगे। तो इस मोर्यूला स्टेज को हम लोग मलबेरी स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मलबरी जैसा लगता है, मलबरी स्टेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मोरूला स्टेज के बाद क्या होगा, हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कुछ चेंजेस आ जाएगा, यहाँ पे एक कैविटी सी बन जाएगी, मतलब एक खोखला एक वो बन जाएगा, पाउच जैसा एक बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कैविटी। और यहाँ पर ही ऊपर एक लेयर बन जाएगा, उस लेयर को हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। कौन सा लेयर बोलेंगे, आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट। और इनर में जो है आपका, इनर में जो मास है, ये वाला जो मास देखोगे आप, इसको बोलेंगे हम लोग इनर सेल मास। और नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनर सेल मास वो अंदर वाला जो चीज है वो होगा, और ट्रोफोब्लास्ट आपका आउटर लाइन, जो आउटर लेयर है वो है ट्रोफोब्लास्ट, और साथ में एक कैविटी बन जाएगी, उसको हम बोलेंगे
ब्लास्टोसील कैविटी। इसीलिए इस स्ट्रक्चर का नाम दिया है ब्लास्टोसिस्ट, बिकॉज इसमें ब्लास्टोसील कैविटी है और साथ ही साथ आपका ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास भी बन जाएगा। तो यहां तक आया समझ? जाइगोट से मॉर्यूला, मॉर्यूला से फिर ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट ठीक है। स्टेज ही आपका इम्प्लांटेशन होता है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही जाकर क्या होता है बेटा, ये जाकर ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है, ये जो लेयर है ना, ये वाला देख रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड ठीक है। एंडोमेट्रियम लेयर। तो इस लेयर में जाकर क्या होगा, इम्प्लांट होगा, मतलब यहाँ पे जाके अटैच होगा। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। तो यस यहाँ मैम। पे देखो क्या बताया था मैंने, मॉर्यूला क्या था, 8 to 16 वाला स्टेज है, दैट इज मतलब ब्लास्टोमियर्स इसको बोलते हैं बेटा, ये छोटे छोटे जो सेल है ना, डॉटर सेल, इसको ही हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फिर ब्लास्टोसिस्ट में क्या था, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास बताया मैंने। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, यही जो जाके कनेक्ट करता है किससे, आपका एंडोमेट्रियम से कनेक्ट अटैच होता है, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और जो इनर सेल मास का क्या काम है, जो इनर सेल मास ही आगे जाके क्या बनाता है बेटा, एम्ब्रियो, मतलब आगे जाके फर्दर डेवलपमेंट इसी में ही होगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस बनेगा, ऐसे करके। समझ में आया? तो यस। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर क्या हुआ हमारा, इम्प्लांटेशन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट ही जाकर अटैच होता है, देन इम्प्लांटेशन होता है। फिर इम्प्लांटेशन के बाद ही ऑफिशियली हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये प्रेगनेंसी, मतलब ये है, मतलब पॉजिटिव प्रेगनेंसी है एंड प्रेगनेंसी ठीक है, अभी ठीक है, मतलब जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा तब तक कुछ भी हो सकता है, बहुत रिस्क रहता है। जैसे इम्प्लांटेशन हो गया मतलब अभी तो सेफ है, अभी ये अटैच हो गया, अभी ये कहीं से हिलने वाला नहीं है। समझ में आया? अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या बनेगा बेटा, ब्लास्टोसिस्ट के बाद बनेगा गैस्ट्रूला। तो गैस्ट्रूला एक ऐसा स्टेज है जहां पर 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं। तो बाहर वाला लेयर है बेटा एक्टोडर्म, ठीक है, बीच वाला लेयर को हम क्या बोलेंगे, ये जो बाहर देख रहे हो ना आप, ये वाला लेयर है एक्टोडर्म, फिर अंदर वाला है मेसोडर्म, और उसके अंदर वाला जो ये है इसको हम बोलेंगे एंडोडर्म। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, एक्टो, मेसो और एंडो, आया समझ में? और यही 3 जर्म लेयर्स, इसको जर्म लेयर्स क्यों बोला है, क्योंकि यही जाके आगे क्या बनाएंगे, आपके ऑर्गन्स बनाएंगे। समझ में आया? तो एक्टोडर्म कुछ और बनाएगा, मेसोडर्म कुछ और बनाएगा, एंडोडर्म कुछ और बनाएगा, ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे कि यही जाके आपका क्या बनाएंगे, ये आपके ऑर्गन्स बनाएंगे। आया समझ में? तो यस जैसे मैम। कि हाँ, तो जैसे कि आपका एक्टोडर्म जनरली आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ये सब बनाता है बेटा। ठीक है, ये सब ब्रेन बनाता है। और मेसोडर्म है जो मिडल वाला लेयर है, तो ऐसे वो आपका बनाएगा, ये क्या बोलते हैं उसको, ये जो मस्कुलर टिश्यू है ना, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब बनाएगा आपका। और जो इनर वाला एंडोडर्म है वो आपके ये सब बनाएगा बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं आपको बता दूं कैसे याद करेंगे, रेड करके ऐसे कर सकते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये बनाएगा आपका, ये जो एंडोडर्म, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट, एंडोक्राइन, ये सब जो ग्लैंड्स वगैरह है ये सब बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर सबको, कैसे इम्प्लांटेशन हुआ, गैस्ट्रुला यस बना। मैम। ठीक है, अब गैस्ट्रुला के 3 लेयर्स हो गया। अब देखो, अब जैसे अटैच हुआ तो क्या होगा बेटा, अटैचमेंट के बाद अब देखो कोरियोनिक विलाई फॉर्म होता है यहाँ पे और प्लेसेंटा बनता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, इसको अपियर होता है कहाँ पे, ट्रोफोब्लास्ट, बिकॉज हमने पढ़ा था ना यहाँ पे दैट जो आउटर लेयर है वही जाके अटैच होता है, मतलब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है वही जाके अटैच होता है ना यहाँ पे, तो यही ट्रोफोब्लास्ट से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेगा आपका। ठीक है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे से निकलेगा, उसी को हम बोलेंगे कोरियोनिक विलाई। और ये होता है आपके ट्रोफोब्लास्ट में, दैट सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ठीक है, इसमें मैटरनल ब्लड भी होता है और यूट्राइन टिश्यू के साथ अटैचमेंट होता है। आए समझ में? फिर हुआ ये कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू इंटरडिजिट्स, इंटरडिजिटेड मतलब ये लोग एक साथ इंटरलॉक कर देंगे। ठीक है, इंटरलॉक मतलब अटैच हो जाएंगे, ऐसे करके इंटरलॉक हो जाए, मतलब जो यूटरस का जो टिश्यू है ना बेटा, ये जो यूटरस का जो टिश्यू देख रहे हो आप, ये वाला यस। टिश्यू और जो कोरियोनिक विलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये दोनों एक साथ इंटरडिजिटेट कर लेंगे और फिर क्या बना लेंगे, एक प्लेसेंटा बना लेंगे। क्या है, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक तरह से लाइफ लाइन भी बोला जाता है प्लेसेंटा।
बिकॉज प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी और मम्मा में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब मम्मी से, मदर से फीटस को न्यूट्रिएंट्स सब इसी प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा एक तरह से टेम्परेरी, हाँ टेम्परेरी एक स्ट्रक्चर है, टेम्परेरी ऑर्गन है, ओनली प्रेगनेंसी के टाइम ही फॉर्म होगा। ठीक है, इसको लाइफ लाइन भी बोलते हैं बिटवीन मदर एंड बेबी। ठीक है, एक तरह से आप समझो कि इस टाइम तो बेबी का कुछ भी आपका डेवलपमेंट नहीं है ना, ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ, तो डेवलपिंग फेज में है, राइट। सो उसे न्यूट्रिएंट्स, उसको उसको रेस्पायर भी करना है, राइट, उसको एक्सक्रीट भी करना है ना, है ना, एक्सक्रीशन की जरूरत है, उसको खाने की जरूरत है, उसको वेस्ट, मतलब वेस्ट सब निकालने, मतलब एक्सक्रीशन की जरूरत है। तो कैसे कैसे वो मैनेज करेगा, बिकॉज उसका तो ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ना सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब डेवलप्ड कुछ ही नहीं है, बस डेवलप भी हो रहा है। तो बेबी पूरी तरह से प्लेसेंटा पर ही डिपेंडेंट है, बिकॉज प्लेसेंटा ही देख लो एक तरह से बेबी का किचन है, बेबी का लंग है, किडनी है, वेस्ट डिस्पोजल, क्योंकि इसके थ्रू ही बेबी का वेस्ट भी इसके थ्रू ही जाता है। समझ में आया, बेबी का जितना वेस्ट है वो भी इसके थ्रू जाएगा, फिर साथ ही साथ बेबी को ऑक्सीजन मिलेगा, इसके थ्रू ही मिलेगा, सब कुछ आया समझ में। और रही बात, एक आता है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो कॉर्ड, ये जो बच्चे के जो नेवल से, जो नाभि से अटैच होता है और मम्मी के यहाँ पे प्लेसेंटा तक रहता है, इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये एक्चुअली एक प्लेसेंटा है, दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ प्लेसेंटा। ऐसा होता है बेटा, ये वाला एम्बिलिकल कॉर्ड, मैम ये वाला जब हाँ बेटा बोलो। मैम फिर से प्लेसेंटा फॉर्मेशन फिर समझती से नहीं। अच्छा, देखो प्लेसेंटा क्या है, जब भी यहाँ पे बेबी अटैच हुआ, देखो यहाँ पे जब इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन होने के बाद एक ऐसा, ये तो आपको पता नहीं, ये वाला यूट्रस वाला वॉल है, एंडोमेट्रियम, राइट, दिस इज द यस। यूट्रस वॉल, क्योंकि एंडोमेट्रियम वॉल है, और साथ ही साथ ट्रोफोब्लास्ट है, राइट। सो ट्रोफोब्लास्ट मतलब ये वाला जो आउटर वाला जो बताया था मैंने, ये जो ट्रोफोब्लास्ट जो ब्लास्टोसिस्ट का है, जो अटैच होगा आपके एंडोमेट्रियम से। ठीक है, अब यही ट्रोफोब्लास्ट अटैचमेंट के बाद क्या बनाएगा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा। ठीक है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलेंगे कॉरियोनिक विलाई। ठीक है, तो दिस कॉरियोनिक यस। विली या विलाई जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि कहाँ पे होता है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर अपीयर होता है। और किससे अटैच होता है वो अटैच होगा आपके प्लेसेंटा से, इससे सॉरी यूट्रस के वॉल पे, एंडोमेट्रियम से अटैच होगा। समझ में आया। अब जैसे ही अटैच होगा तो ये कॉरियोनिक विलाई, और जो यूट्रस का जो टिश्यू है, यूट्रस में भी तो टिश्यू है ना बेटा। अब देखो अटैचमेंट अभी यहाँ पर ऊपर दिखाया है ना, अटैचमेंट साइड में भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया, तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये जो यूट्रस वाला जो आप टिश्यू देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो टिश्यू दिख रहा है ना, यूट्रस वाला यूट्राइन टिश्यू, तो ये वाला यूट्रस का टिश्यू और ये जो आपका कॉरियोनिक विलाय है, वो एक साथ मिलकर क्या बनाता है, वो बनाता है प्लेसेंटा। ठीक है, क्या बनाएगा यस। वो, प्लेसेंटा। ऐसा मुझे प्लेसेंटा एक तरह का, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो आप। तो ये जो कॉरियोनिक विलाय है, साथ में उस ब्लड वेसल्स, और साथ ही साथ जो ये टिश्यू, जो आपका ये यूट्रस का जो टिश्यू है, वो मिला के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। और यही प्लेसेंटा क्या करेगा बेटा, ये प्लेसेंटा एक तरह से बैरियर की तरह एक्ट करेगा, मम्मी और बेबी के ब्लड का बैरियर की तरह एक्ट करेगा। आया समझ में, इसके थ्रू ही बेबी को क्या मिलेगा बेटा, न्यूट्रिशन मिलेगा। समझ में आया। तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड यस। से फिर जब बेबी, ये बेबी है ना ये वाला, हाँ, तो अम्बिलिकल कॉर्ड से ही बेबी अटैच होता है, तो यहाँ से ही बेबी को न्यूट्रिशन मिलेगा, और बेबी का जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी यहीं से निकलेगा, फिर वापस प्लेसेंटा से जाकर फिर मम्मा के ब्लड में जाकर फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो प्लेसेंटा एक तरह रेस्पिरेशन भी इसके का, थ्रू होता है। हाँ बेटा, बच्चे का जो रेस्पिरेशन होगा ये से होगा। हाँ प्लेसेंटा से ही होगा सब कुछ, एवरीथिंग प्लेसेंटा के थ्रू ही होगा। ठीक है, और हाँ लेकिन ये मत समझना कि क्या बोलते हैं, बच्चे का ये जो है, हम्म, मम्मी का और बेबी का ब्लड मिलेगा, कभी मिक्स नहीं होता है। ठीक है,
ब्लड जो है ना, ये मिक्स नहीं होता है। आप मत समझो कि मम्मी के अंदर जो खून, मतलब मम्मी का जो खून है बॉडी में, वो भी बेबी के अंदर वही खून जा रहा है। खून ऐसा नहीं होता है, ठीक है बेटा। उनका ब्लड मिक्स नहीं होगा, बस जस्ट उनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है, फूड है या फिर वेस्ट मटेरियल है, वही सिर्फ एक्सचेंज होंगे। मम्मी का ब्लड इज सेपरेट, बेबी का ब्लड इज ऑल्सो सेपरेट। समझ में आया? इसीलिए कभी कभार ऐसा होता है कि मम्मी का बी पॉजिटिव है, बच्चे का ए पॉजिटिव हो जाता है ब्लड, है ना। ये चेंज होता है बिकॉज उसके पापा से अगर आया होगा तो ए पॉजिटिव होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। बट डोंट थिंक कि मम्मी और बेबी का ब्लड मिक्स होता है। जस्ट मटेरियल्स, जो मटेरियल्स न्यूट्रिएंट्स है, वो बस एक्सचेंज होते हैं। और किसके थ्रू एक्सचेंज होंगे बेटा? आपने डिफ्यूजन पढ़ा है? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन पढ़ा होगा ना। गैस में डिफ्यूज हो जाता है ना, एक सेल से दूसरे सेल यस की मैम। तरफ चला जाता है ना। फिर एक बार आपने पढ़ा होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का होता है एक्टिव यस मैम। ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। ये सब 11th में पढ़ा होगा आपने, है ना। तो इसके थ्रू यस मैम। ही आपका जो बेबी का और मम्मी का न्यूट्रिशन जो है बेबी में ऐसे ही जाता है। लाइक ऑक्सीजन हो गया, फिर CO2 हो गया, ये कैसे जाता है बेटा? तो गैस है तो ये आपका डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा। आया समझ में? फिर जैसे वाटर हो गया, है ना, कुछ कुछ मिनरल्स, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो भी ओस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है। फिर एंटीबॉडीज, ठीक है, ये भी बेबी को मिलती है मम्मी से। IgG, ये ये प्लेसेंटा के थ्रू इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो IgG, जो ये इम्यूनोग्लोबिन जी है, ये प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को इम्यूनिटी देती है। ठीक है, आया समझ में बेटा? यस मैम। तो कैसे होता है एक्चुअली? हाँ, ऐसे कैसे होता है देखो। मम्मी का जो ब्लड है ना, एक ऐसे स्पेस, मतलब प्लेसेंटा में एक ऐसा ही स्पेस है, वहां पे आ जाता है मम्मी का ब्लड, ठीक है। अब फीटल जो ब्लड है, वो क्या करता है, वो कैपिलरीज, बहुत छोटे छोटे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना बेटा, ये जो वेन से सब दिख रहा होगा आपको, उससे बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज होती होंगी। कैपिलरीज मतलब समझते हैं ना, बहुत छोटे छोटे नस टाइप के होते हैं। तो उस कैपिलरीज के थ्रू ही क्या होता है बेटा, जो कोरोनिक विलाय है, वो उससे ले लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह। फिर वही कोरियोनिक विलाई से लेकर फिर बच्चे का एम्बिलिकल कॉर्ड से फिर बेबी को मिल जाता है सारा। आया समझ में? यस क्लियर? मैम। हम्म, ठीक है, यहां तक समझ में आया? सो यस एक मैम। तरह से प्लेसेंटा एक बैरियर है बेटा, हाँ, और वेरी एसेंशियल होता है, ताकि मम्मी का जो भी न्यूट्रिएंट्स है बेबी को मिले। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन देख लो। इट एक्ट्स एज अ सेलेक्टिव बैरियर बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है, मम्मी और फीटस के बीच का एक बैरियर है। ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, ठीक है, और CO2 ले लेता है, मतलब CO2 को रिमूव करता है, और भी कुछ अगर वेस्ट है फीटस का, वो भी इसके थ्रू आ जाता है मम्मी के ब्लड में, फिर वहां से निकल जाता है। समझ में आया? क्योंकि मम्मी के पास तो अच्छा अच्छा खासा किडनी है, राइट, एक्सक्रीशन के लिए। बट बेबी का किडनी डेवलप नहीं हुआ है, तो इसीलिए बेबी का जो वेस्ट है, CO2 के फॉर्म में हो या कोई और फॉर्म में हो, वो जाके मम्मी के ब्लड में आ जाएगा। फिर वो जाके मम्मी अपना काम करेगी, रिमूव करेगी। ठीक है, आए समझ में? मैम, और खाना साथ तो ही साथ डाइजेस्ट नहीं हो सकता है बेबी का? क्या बोले खाना बेटा? जो खाना जो हाँ मम्मी के हाँ साथ आएगा खाना, बेबी के हाँ, पास में तो खाना, डाइजेशन खाना का। मम्मी का, हाँ बेटा देखो, डाइजेस्ट खाना तो नहीं जाएगा बेटे का, बच्चे के पास खाना नहीं जाता, बट मम्मी ने जो खाना खाया है, उससे मम्मी यस को मैम। कुछ न्यूट्रिएंट्स मिला कि नहीं मिला, है ना। मिला मैम। न्यूट्रिएंट्स मिला ना मम्मी को खाने से, तो वो न्यूट्रिएंट्स बच्चे पे ट्रांसफर होगा। आया समझ में? इसलिए यस बोलते हैं मम्मी यस को कि अच्छा अच्छा खाना खाओ, है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है। और साथ ही साथ एक ग्लैंड की तरह भी काम करता है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज प्लेसेंटा ऐसे हार्मोन सेक्रीट करती है, लाइक HCG, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये कहाँ सुना था नाम? सुना सुना लग रहा है। हाँ बेटा, मैंने बताया था ना, उसमें बताया था, क्या बोलते हैं उसको, ये जब ये आपका ये होता है कॉर्पस लूटियम, यस मैम। एल्बिकन में चेंज नहीं होता, तो HCG ही इसको क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है, वो ओनली प्रेगनेंसी के दौरान ही आपका रिलीज होता है, क्योंकि ये रिलीज होता है आपका प्लेसेंटा से। अब प्लेसेंटा कब बनता है बेटा? प्लेसेंटा ओनली प्रेगनेंसी के दौरान ही बनेगा। ऐसा समझे बेटा? ठीक यस है।
तो इसका काम क्या होगा HCG का, ये कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखता है। आया समझ में? ताकि ताकि क्या बना रहे बेटा, ताकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बना रहे। आया समझ में? यस है ना, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बना रहे और साथ ही साथ आपका ये, बट थ्रू आउट कॉर्पस लुटियम नहीं रहता है, अराउंड 8 to 10 वीक्स तक कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके रखता है, फिर वो अपने आप डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि इसी टाइम आपका बहुत इनिशियल स्टेज है, तो आपको प्रोजेस्टेरॉन की बहुत जरूरत होती है ना, तभी तो ये जो लाइनिंग है वो मजबूत होगा, प्रोजेस्टेरॉन तो यही करता है ना। आया समझ में? यस मैम। हम्म, ठीक है। फिर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये जो है HPL, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि क्या करता है, मैटरनल ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। ठीक है, और बेबी मम्मा को प्रिपेयर करता है फॉर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ऐसे करके। आया समझ में? फिर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी इंपॉर्टेंट है, ये तो हमको पता है। अब देखो बेटा, रिलैक्सिन इज ऑल्सो सेक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रिलैक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान सेक्रेट किया जाता है। कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है बेटा? ओवरी से। ओवरी रिलीज करती है रिलैक्सिन। अब याद रखो, प्लेसेंटा क्या सेक्रेट करता है? HCG, HPL, राइट। और ओवरी सेक्रेट करता है बेटा रिलैक्सिन, याद रखना। ठीक है, और साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन भी सेक्रेट करता है। आए समझ में? सो ये जो हार्मोन है HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये ओनली प्रेगनेंसी में ही होता है, बट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वो आपका तो मेंस्ट्रुअल फेज में आता है ना, तो ये प्रेगनेंसी का हार्मोन नहीं है। मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं होगा, प्रेगनेंसी में होता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये हार्मोन आते हैं, रिलीज होते हैं। बट ये जो 3 हार्मोन है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं। यहां तक क्लियर? यस मैम। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. ओके। तो फिर इस डायग्राम में भी देखो आप, ऐसे है ना, तो ऐसे करके ही आपका डिफ्यूजन होगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे एक फ्लूइड होता है बेटा, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, ये बेबी इसी फ्लूइड में रहता है, इस पानी में रहता है, इस फ्लूइड में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमनियोटिक फ्लूइड को मेंटेन करके रखना। चलो, और सम अदर ब्लड चेंजेस भी होते हैं जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है ना, तो और भी हार्मोन भी इंक्रीज होता है बेटा। प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन भी बढ़ जाता है, तो काफी चेंजेस होता है मदर की बॉडी में। ऐसे समझ में? ओके, अब यहाँ पे देखो, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो हम लोग 3 ट्राइमेस्टर में देखेंगे बेटा कि क्या क्या होता है। मतलब पहला ट्राइमेस्टर आपका 3 मंथ का होता है, फिर दूसरा ट्राइमेस्टर और 3 मंथ का होता है। ठीक है, मतलब 6 मंथ, 6 महीने तक हो जाता है। और और एक जो लास्ट ट्राइमेस्टर है वो भी 3 महीने का, मतलब टोटल फिर 9 मंथ्स हो गए ना। तो ट्राइमेस्टर में 3 3 महीने होते हैं। तो पहला ट्राइमेस्टर में क्या होता है बेटा, और जेस्टेशन पीरियड मैंने बताया था ना, जब बेबी मम्मा के पेट में जब कंसीव होता है, कंसीव से लेकर चाइल्ड बर्थ तक, उसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। वो अराउंड आपके 9 महीने का रहता है। 9 महीना मतलब 3 ट्राइमेस्टर। तो पहले ट्राइमेस्टर में पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना। ठीक है, देखो, पहले मंथ में क्या होता है, द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म, हार्ट बीट आ मैम जाती है। तो देखना, यस बेटा। मैम ट्राइमेस्टर मतलब क्या है? ट्राइमेस्टर बेटा एक टाइमलाइन है, ठीक है, एक फेज है। 9 महीना जो है ना, वो डिवाइड किया है 3 ट्राइमेस्टर में। पहला ट्राइमेस्टर, ट्राई से समझ में आता है ना, 3। ठीक है, और यस। ट्राइमेस्टर मतलब एक तरह का ड्यूरेशन फेज। तो पहले ट्राइमेस्टर में आपके पहले के 3 महीने, फिर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है, उस सेकेंड ट्राइमेस्टर में और 3 महीने, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, उसमें भी 3 महीने। टोटल कितने महीने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 महीने हो गए ना। यस मैम। यस। आए समझ में? तो पहला ट्राइमेस्टर में क्या होता है बेटा, मेन एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म हो जाता है। समझ में आया? तो फर्स्ट मंथ में ही आपको अल्ट्रासाउंड के लिए जब देंगे, तो तब बेबी का हार्ट आया कि नहीं आया वो देखते हैं उस टाइम। अगर बेबी का हार्ट आया तो दैट मीन्स बेबी इज लाइव, और मतलब बेबी अभी फीटस अभी ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में ही पहले उसका हार्ट। मम्मी का हाँ हार्ट बेटा। से चल रहा था क्या? हाँ बेटा। पहले जो हार्ट नहीं बना था, पहले मम्मी का हार्ट से चल रहा था।
नहीं, हार्ट से मतलब हार्ट का काम क्या होता है बेटा? हार्ट का काम यही होता है ना, पूरा आपका ब्लड को वो करना, क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलेट करना, है ना? हार्ट तो यही यस करता है, मैम। पूरा ब्लड को आपके बॉडी में पूरा सर्कुलेशन करना। तो जब उसका उसी इनिशियल फर्स्ट मंथ में जब इम्प्लांटेशन होगा ना बेटा, इम्प्लांटेशन के बाद ही आपका ये जब ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाएंगे तभी हार्ट फॉर्म शुरू हो जाएगा। उससे पहले तो एक तरह से मास बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक मास और ब्लड और मास का एक बॉल होता है बेबी, है ना? यस बॉल होता मैम। है, और जैसे ही तब तो उसमें क्या है कि सारा तो ब्लड इसी में ही है, आया समझ में? पूरा तो इसी में ही है, मतलब एक बॉल में ही ब्लड है, तो उन्हें हार्ट की जरूरत नहीं होती है, समझ में आया? फिर जब धीरे धीरे यस 1 मंथ जब होने जाता है, मतलब 1 मंथ जब शुरू ही होता है, तभी उसका हार्ट फॉर्म आस्ते आस्ते हार्ट फॉर्म हो जाता है, आया समझ में? तो तब तो यस उसको मैम। जरूरत नहीं होती ना वैसे, बिकॉज इट इज अ बॉल ऑफ मास एंड ब्लड, तब तो जब होता है बेबी, जब फीटस, आया समझ में बेटा? यस मैम। ठीक है। यस हाँ, मैम। तो फर्स्ट उसका हार्ट फॉर्म होगा। फिर देखो, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, अब सेकेंड मंथ में ही उसका लिम्स और डिजिट्स बन जाएंगे। लिम्स मतलब ये जो फोर लिम और हाइंड लिम्स होता है ना, फोर लिम मतलब कि हाथ, हाथ मतलब ऊपर वाले, और हाइंड लिम्स मतलब नीचे वाले हाथ, नीचे वाले सॉरी पैर, ठीक है? आए समझ यस में? मैम। तो लिम्स मतलब यही हाथ पैर, उसको लिम्स बोलते हैं। और डिजिट्स मतलब क्या होता है बेटा? ये जो फिंगर्स टोज होता है ना, ये डिजिट्स, ये वाले ऐसे ऐसे, है ना? छोटे 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 ऐसे बाय द सेकेंड मंथ उनके अपीयर होना शुरू हो जाएगा, आए समझ में? और थर्ड मंथ के अराउंड क्या होता है बेटा, ये मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म लाइक लिम्स, फिर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। जो जेनिटल ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है? आए समझ में? देन आप आ जाओ आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब चौथा महीना, पांचवा महीना और छठा महीना, ठीक है? तो उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। दिस पीरियड मार्क्स द अपीयरेंस ऑफ फाइन फीचर्स, और फीटल के मूवमेंट इस टाइम शुरू हो जाता है, मतलब पांचवा महीने तक बेबी का मूवमेंट मम्मा फील कर सकती है, ठीक है? बेबी किक मारने लगता है ऐसे करके, उस टाइम बेबी ज्यादा एक्टिव हो जाता है ना, पांचवें महीने तक। तो ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ द फीटस एग्जिबिट्स इट्स फर्स्ट मूवमेंट्स, हाँ पहला मूवमेंट करता है, ठीक है? किक मारने शुरू हो जाता है। एंड हेयर अपीयर्स ऑन द हेड, और उसके बाल छोटे 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 अपीयर होने शुरू हो जाते हैं पांचवें महीने में, ठीक है बेटा? यस मैम। फिर आपका जो छठा महीना जब होता है, उसमें बेबी का बॉडी टोटली विथ फाइन हेयर से ढक जाता है। मतलब हमारी बॉडी में तो हेयर है ना, हमारी तो बॉडी में हेयर ग्रोथ होता है, तो बेबी का हेयर कब से शुरू होता है आने को? जब छठा महीना चलता है, तब बेबी के हेयर आना शुरू हो जाता है, और उसकी आईलिड्स भी सेपरेट होने लग जाती है, फिर आईलैश बनने लग जाते हैं। तो मतलब हेयरी स्ट्रक्चर सब इस टाइम हो जाता है, 4 5 6 महीने में, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो क्या क्या सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ, याद रखो। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका बेबी ने पहला किक मारा, मतलब मूवमेंट हुआ बेबी का, ठीक है? और बेबी के हेयर अपेयर हो जाते हैं, उसके हेड में हेयर अपेयर हो जाते हैं पांचवें महीने में, और छठा महीना तक उसका पूरे होल बॉडी में फाइन हेयर्स आ जाएंगे, आई लैशेज आ जाएंगे, और आईलिड्स भी सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक याद हो गया? यहाँ पे कुछ यस याद करने मैम। का नहीं है, समझ के इसी टाइम मैं चाहती हूँ क्लास में जो आप पढ़ो उसी टाइम आपको दिमाग में आ जाए, मतलब आप देख कर, आप नाम देख कर ये समझ में आ जाओ, हाँ ये पॉइंट्स आपके माइंड में आ जाए, ठीक है? थोड़ा यस टाइम लगे कोई बात नहीं। तो पहले मंथ में क्या हुआ था, बेबी का हार्ट बना था, ठीक है? क्योंकि स्टेथोस्कोप में देखना आप, ग्रोइंग फीटस को कैसे डॉक्टर क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट बीट भी फील कर सकते हैं डॉक्टर जब चेक करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हार्ट फॉर्म हो जाएगा, लिम्स और डिजिट्स बन जाएंगे, साथ ही साथ उसका एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी तीसरे महीने तक बन जाएगा। फिर हमारा क्या बनेगा, इसका चौथे महीने पांचवें महीने में बेबी फर्स्ट मूव करेगा, साथ ही साथ उसके बाल आ जाएंगे सिर में, और छठे महीने तक उसके पूरे बॉडी में फाइन हेयर्स आ जाएंगे, आई लैशेस भी बन जाएंगे, और आईलिड्स भी सेपरेट हो जाएंगे, बन जाएंगे अच्छे से, ठीक है? यहाँ तक? यस मैम। फिर आ जाओ लास्ट ट्राइमेस्टर, मतलब सातवां महीना, आठवां महीना और नवा महीना, ठीक है?
यहाँ पे क्या होता है, द फाइनल स्ट्रेच फोकस ऑन फाइनल ग्रोथ। अब काफी चीजें बन गई, लिम्स बन गया, डिजिट्स बन गए, ठीक है, आईलिड्स भी क्लियर अच्छी सी बन गई हैं। अब क्या होगा, अब पूरा पूरा जो जो बना है वो फुल्ली ग्रो होगा, अच्छे से ग्रोथ होगा, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी fetus is fully developed and is ready for parturition। parturition मतलब डिलीवरी, ठीक है, बेबी का डिलीवरी को ही हम पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे टाइमलाइन देख लो, पहले महीने में क्या बना, बेबी का हार्ट बना। ऐसे तो हार्ट नहीं होता डेफिनेटली बेबी का, लेकिन ऐसे, ठीक है, यस बेबी सर। का हार्ट पहले महीने में बन गया, राइट। देन सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स डेवलप हुए। लिम्स मतलब हाथ पैर, है ना, फोरलिम और हाइंड लिम्स होता है, ठीक है, और डिजिट्स मतलब ये फिंगर और टोज, उसको हम डिजिट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर तीसरे महीने तक बेबी का एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप हो जाएगा और मेन ऑर्गन्स भी ऑलमोस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। फिर पांचवें महीने में, फिफ्थ में एक्सटर्नल फीटल, जेनिटलिया मतलब क्या है? हाँ बेटा, एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेबी का वो डेवलप हो जाएगा बेटा। बाहरी वाला जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो आपने पीनस देखा था, राइट, तो ऐसे बेबी का डेवलप हो जाएगा। अंडरस्टूड, यस मैम। गॉट इट। फिर उसके बाद फिफ्थ मंथ, फिफ्थ मंथ मतलब फर्स्ट मूवमेंट, फीटल का पहला मूवमेंट पांचवें महीने तक हो जाता है। किसी किसी में डिले भी होता है, तो घबराने का नहीं है, सब सोचते हैं कि नहीं हुआ है ऐसे करके, ये डिपेंड करता है, बट मेजोरिटी में फिफ्थ मंथ में ही बेबी अपना मूवमेंट दिखाना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ हेयर आ जाते हैं हेड में। फिर 6 मंथ्स में क्या होता है बेटा, बॉडी में हेयर आ जाते हैं, आईलिड्स जो चिपकी हुई थी वो सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, ये जो आईलिड्स है सेपरेट हो जाएंगी, आईलैशेस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर 9वें महीने में बेबी इज फुल्ली रेडी टू गिव बर्थ। यहां तक क्लियर, कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो वही आपका जो ये है, हाँ, तो क्या था आपका, हार्ट ये सब बन गया, ठीक है। और जो हार्ट जो बनता है ना वो मेसोडर्म से बनता है बेटा, ठीक है। आप पूछ रहे थे ना, जो लेयर है वो गैस्ट्रुलेशन जो लेयर था वो मेसोडर्म है, मेसोडर्म से हार्ट बनेगा। उससे पहले मेसोडर्म ही एक तरह से हार्ट का ट्यूब बनाता है ऐसे करके इनिशियल स्टेज में, ठीक है। यस। फिर आ जाओ यहाँ पे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड बाय मतलब डिलीवरी, बेबी का डिलीवरी होना, कैसे बेबी डिलीवर होता है। तो एक तरह से न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन क्यों बोला है बेटा, क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स का काम है, मतलब ये जो पिट्यूटरी है आपका, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ आपका ग्लैंड्स मतलब एंडोक्राइन जो कुछ हार्मोन भी सेक्रीट होते हैं, वो दोनों मिलाकर ही इस पार्चुरेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है बेटा, इनिशिएट कैसे होता है, सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। मतलब जब बेबी ऑलरेडी पूरा फुल्ली मेच्योर हो जाए, अब डेवलप हो जाए, अब बेबी को कि बस मैं तो पूरा अच्छे से बन गया, मैं बड़ा हो गया, अब मुझे निकलना है मम्मी के बॉडी से, अब मैं पूरी तरीके से मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, अब मुझे मम्मी का प्लेसेंटा की जरूरत नहीं है, अब मुझे खुद ही खुद बाहर जाके निकलना है। तो बेबी मतलब फुल्ली डेवलप्ड हो गया, तो मतलब अब क्या करेगा, ये जो फीटस है यही क्या करेगा, मतलब बेबी को ना फीटस बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये जो जो यस मैम। बेबी पेट में रहता है उसको हम फीटस बोलते हैं। एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, मतलब ये इसको बोलते हैं। तो जब ये फीटस है, जब बेबी फुल्ली डेवलप्ड हो गया तो क्या हुआ, ये जो प्लेसेंटा और जो फीटस है एक सिग्नल देगा, ठीक है, सिग्नल देगा। और ये सिग्नल क्या करेगा बेटा, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और कौन सा यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा लेयर, ये तो एंडोमेट्रियम बताया था मैंने, है ना, और बीच में आपका था मेसोडर्म लेयर, सॉरी यस मेसोडर्म मैम। बोल रही जो, ये तो एंडोमेट्रियम, और बीच वाला क्या था, कौन सा लेयर था, मायोमेट्रियम, बताया था ना यूट्रस का, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में तो बेबी अटैच था, मायोमेट्रियम है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, आया समझ में। तो ये मायोमेट्रियम में
यूट्रस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो एक रिफ्लेक्स तैयार करेगा, मतलब ताकि फीटस को बाहर निकालने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हो ना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, मतलब सिकुड़ना फिर वापस रिलैक्स होना, सिकुड़ना वापस रिलैक्स होना। तो ऐसे करके एक फ्लो, एक रिफ्लेक्स तैयार करेगा, जिससे क्या होगा, बेबी यहां से निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पार्चुरेशन, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीटोसिन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सेक्रीट होता है। याद है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका एक पार्ट होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर वाला सामने वाला पोर्शन होता है, और पोस्टीरियर वाला जो पीछे वाला पोर्शन होता है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो क्या रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन है। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज किया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा बेटा, जो यूट्रस का जो वॉल है, मतलब जो मायोमेट्रियम है ना, जहां पर आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसमें सिग्नल देगा कि बेटा तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, बेबी अभी फुल्ली मैच्योर हो गया है, तुम कॉन्ट्रैक्ट करो और बेबी को बाहर निकालो। तो कौन सिग्नल दे रहा है, ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यहाँ पर रिलीज होगा, मतलब यहाँ पर रिलीज होके यहाँ पर एक्ट करेगा यूट्राइन मायोमेट्रियम में। और इसके कारण क्या होता है बेटा, और मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब मसल और सिकुड़ता है और तेजी से, मतलब बहुत सीवियर पेन है। ये जो नॉर्मल डिलीवरी होता है मम्मा का लोगों का, इट्स वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल, बिकॉज इसमें हाईली कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का, जिसको मतलब ये सहन करना इट्स वेरी टफ। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, और जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता ही रहता है। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो कंटिन्यूअस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन के बाद बेबी विल एक्सपल्ड आउट, बेबी विल कम आउट फ्रॉम द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनल। तो थ्रू बर्थ कैनल के बेबी निकल आता है। ठीक है। तो सर्विक्स और जो वजाइना को मिलाकर बर्थ कैनल होता है, और उस बर्थ मैम कैनल के थ्रू, यस बेटा, मैम फिर से पार्चुरेशन बुझाई दे, समझ में समझा दूं, नहीं आता। अच्छा अच्छा रुको, देखो। सो हाँ, पार्चुरेशन मतलब कैसे बेबी जो है वो कैसे मम्मा के पेट से निकलता है, नॉर्मल डिलीवरी मतलब कैसे डिलीवर होता है बेबी, इसी को ही हम पार्चुरेशन बोलते हैं। और ये पार्चुरेशन किसके द्वारा होता है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो, सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वो एक हार्मोन रिलीज करती है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है। सो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो क्या करता है आपका, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस पे काम करेगा, मायोमेट्रियम पे। मायोमेट्रियम मैंने बताया था आपको, मायोमेट्रियम इज द मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के बीच वाला लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं। और अंदर वाला तो एंडोमेट्रियम था, जो कि आपका इम्प्लांटेशन इसी लेयर में हो रहा था, एंडोमेट्रियम में। ठीक है, ये तो पढ़ा था। और मायोमेट्रियम था बीच वाला लेयर। तो मायोमेट्रियम में मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वो ऑक्सीटोसिन आपका मायोमेट्रियम में और कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बेबी बाहर निकल आए। तो जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन उतना ज्यादा ही मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन समझ रहे हो ना, मतलब सिकुड़ना देन रिलैक्स होना, सिकुड़ना रिलैक्स होना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना। ठीक है। कोई उसी चीज को ऑक्सीटोसिन अगर रिलीज आप, कहाँ से होगा? हाँ बेटा, ऑक्सीटोसिन रिलीज कहाँ से होगा? बेबी रिलीज कहाँ से होगा, ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन जो रिलीज, रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन आपका रिलीज होगा बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। यस। पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, आपने 11th में पढ़ा होगा पिट्यूटरी, है ना, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, ये सब ग्लैंड्स आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं 11th क्लास में, पढ़े हैं मैम। है ना। तो पिट्यूटरी जो है उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से, ये आपका कौन रिलीज करता है, आपका आपका ये करता है आपका बेटा,
ये सिग्नल देता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। समझ में आया? यस ये मैम। आपका सिग्नल देता है कौन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, यस मैम। तो यहां से ही आपका क्या निकलेगा? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का काम ही है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन। आया समझ में बेटा? इसका काम होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ताकि बेबी एक्सपर्ड आउट हो जाए थ्रू द बर्थ कैनल। समझ में आया? और एक है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही तेजी से क्या करेगा बेटा? प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड आउट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि बेबी तो मेच्योर हो गया ना, अब तो बेबी चाहेगा ना कि मैं बाहर निकलूं, पैसेज जहां से मिलेगा उसको बाहर निकलेंगे, जगह कम पड़ गई है, देख रहे हो ना? बेबी के लिए जगह कम पड़ गई है, अभी स्पेस कम हो गया है, अब टाइम हो गया है कि बेबी फुल्ली एकदम 9 मंथ पूरा डेवलप हो गया, अब बेबी को निकलना है। तो इसीलिए प्लेसेंटा और आपका जो मायोमेट्रियम वो क्या करता है, कोशिश करता है, सॉरी, प्लेसेंटा और जो फीटस है वो कोशिश करता है कि हम निकले। तो जैसे ही वो सिग्नल देगा तो आपके ब्रेन में सिग्नल जाएगा, ब्रेन में सिग्नल जाते ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीटोसिन। फिर ऑक्सीटोसिन आके मायोमेट्रियम में काम करेगा, कि मायोमेट्रियम को सिग्नल देगा कि अरे तुम और कॉन्ट्रैक्शन दो, और कॉन्ट्रैक्शन दो, ताकि बेबी बाहर निकले। आए समझ में? और किसी किसी मम्मा को क्या होता है, ऑक्सीटोसिन कम होता है तो नहीं निकलता है, ऐसा कुछ। तो क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं, ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और बेबी निकल आए। ठीक है बेटा? यस मैम। क्लियर यहाँ पर? यस यस मैम। मैम। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो यहां तक ऐसे ऑक्सीटोसिन नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम लेयर, जो कि यूट्रस का लेयर है। फिर बर्थ के बाद क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, आफ्टर पार्चुरेशन अम्बिलिकल कॉर्ड इज क्लैम्प्ड एंड कट। आपने देखा होगा ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जब बेबी निकल आता है तो बेबी के इस नाभि नाभि से और मम्मा के इस प्लेसेंटा से अटैच है ना, हमने देखा था अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट? ये देख रहे हो ना यहाँ तक? ये तो अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है। अब क्या हो गया, अब अम्बिलिकल कॉर्ड को तो काटना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बेबी बाहर आ गया और बेबी खुद ही सांस लेगा, अब खुद ही काम करेगा अपना, उसके सारे ऑर्गन डेवलप हो गए हैं, राइट? उसे तो अब प्लेसेंटा की जरूरत नहीं है, ना मम्मी की जरूरत है, मतलब ये इस अम्बिलिकल कॉर्ड की जरूरत नहीं है, राइट? तो डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे देखना क्लिप लगा लेते हैं, 2 क्लिप लगाकर फिर ऐसे करके काट देते हैं। समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो बच्चे फिर काट देते हैं, काट जैसे ही देंगे वैसे बेबी को मतलब जो डॉक्टर होता है ना बेबी का, जो पीडियाट्रिशियन, वो लेके फिर बेबी का वेट वेट चेक करते हैं साइड में ले जाकर कि बेबी का वेट ठीक है कि नहीं, मतलब वेट लिखते हैं, बेबी कौन से टाइम में पैदा हुआ है, ये सब लिखते हैं, सब प्रोसीजर है, राइट? सो तो इससे अम्बिलिकल कॉर्ड कट गया बेटा। अब कट गया, देन क्या होता है, यहाँ पे तो प्लेसेंटा हमारा बचा है, देख रहे हो ना यहाँ पे, दिस इज द यस। प्लेसेंटा विद द एम्बिलिकल कॉर्ड, ये भी है। तो द प्लेसेंटा और जो रिमेनिंग प्रेमिनेंस ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो बचा हुआ अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो अपने आप क्या करता है बेटा? एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। समझना है? अपने आप ही जाके ये यहाँ से प्लेसेंटा जो था ना, वो तो अटैच था किससे? आपका एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच था ना बेटा प्लेसेंटा, तभी तो मम्मी का सब कुछ बच्चे को मिल रहा था। अब जैसे ही बेबी बाहर निकल आ गया, अब प्लेसेंटा तो किसको पहुंचाएगा खाना? प्लेसेंटा का तो काम खत्म, क्योंकि बेबी तो खुद बाहर आ गया। तो क्या होगा, ये अपने आप ये भी वापस एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। सोचो कितना गॉड ने कितना अच्छे से क्रिएट किया है, मतलब हर एक चीज सिस्टम से हो रही है। आया समझ में? अब प्लेसेंटा का कोई काम नहीं है, फिर प्लेसेंटा आके एक्सपेल्ड हो जाता है। एंड इन सम केसेस फीमेल में क्या होता है, कभी कभार ऐसा नहीं हो पाता, प्लेसेंटा नहीं आ पाता है, देन कुछ प्रोसीजर करके प्लेसेंटा को निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा अगर अंदर रहेगा तो मम्मा के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि ये तो फिर जाके सड़, इसका तो कुछ काम नहीं है अभी, फिर वो जाके आगे इन्फेक्शन कर देगा, सड़ जाएगा, फिर मम्मा के पूरा जो यूट्रस है उसमें फिर टॉक्सिसिटी हो जाएगा। आया समझ में? तो प्लेसेंटा को निकलना बहुत जरूरी है। यहाँ तक क्लियर सबको? यस। यस कोई मैम। डाउट? ठीक है, ओके। अब यहाँ आ जाओ, बेबी अब बाहर निकल आया, ठीक है?
तो अब बेबी बाहर निकल आया, लेकिन बेबी तो अब बेबी का सारा डेवलप हो गया है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कुछ, लेकिन ये फुल्ली डेवलप नहीं है, मतलब अभी बच्चे का अभी धीरे धीरे हो रहा है। तो बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत ही इमेच्योर है उनका, ठीक है। तो बच्चे अब पैदा होता ही तो हम उनको भात वात तो कुछ खिला नहीं देते ना, पानी तक Yes. नहीं पिलाते बच्चों को, है ना। क्यों? बिकॉज बच्चा अब बहुत अभी वनरेबल है, बच्चा जिस मम्मी के पेट से बाहर ही आया है, तो उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज उसके बॉडी में इतनी इम्यूनिटी नहीं है कि हम जो खाना खाए या हम हजम कर पाए। बेबी हजम नहीं कर पाएगा वो खाना, इवन पानी तक नहीं। और दूसरा बात, पानी वानी में ज्यादा जर्म्स बैक्टीरिया भी होते हैं, तो बेबी इतना इम्यून नहीं रहता है। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब इमेच्योर, मतलब बोलेंगे बन गया है, लेकिन इट्स नॉट फुल्ली डेवलप्ड कि वो हमारे जैसा खाना खा पाए। तो क्या होता है बेटा, अराउंड 6 मंथ्स तक बेबी को ब्रेस्ट फीड किया जाता है, मतलब मम्मी का ही मिल्क दिया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 6 महीने तक, 6 महीने तक के बाद फिर बेबी को थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाया जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा प्यूरी करके खाना वाना वो सब दिया जाता है, वो अलग है, ठीक है। तो लेकिन 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखा था कि मम्मी का तो ड्यूरिंग मेमोरी ग्लैंड्स ऑलरेडी मेच्योर हो जाता है उस टाइम, ठीक है। अब मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है बेटा, दीज आर दी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, जो कि प्रेजेंट तो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, बट फंक्शनल सिर्फ फीमेल में होता है। मतलब मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप्ड और फंक्शनल फीमेल में होता है, बिकॉज मम्मी ही बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है, राइट। सो इट इज फंक्शनल ओनली इन फीमेल। क्लियर? Yes. सो अब प्रेगनेंसी के दौरान ही जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो भी मेच्योर, मतलब एक्टिव होता है, डिफरेंशिएट होता है और एक्टिव हो जाता है। और फिर वो क्या करता है, बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी मिल्क निकलना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशन। और किसी किसी मम्मा को क्या होता है कि बेबी मतलब बेबी होने के बाद भी मिल्क नहीं आ पाता है, सम हार्मोनल चेंजेस या फिर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उन बेबीज को क्या करते हैं डॉक्टर, जैसे लैक्टोजन मार्केट में आता है, फिर और भी ऐसे बेबी मिल्क होता है, मिल्क पाउडर, है ना, कैन में आता है, वो डॉक्टर Yes. देते हैं। बट फिर भी वहां पे भी लिखा रहता है डॉक्टर, मतलब कि मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी, हमेशा यही लिखा रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो फिर भी आर्टिफिशियल है ना। बट अब जिस मम्मी का मिल्क नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, बच्चा भूखा तो नहीं रहेगा ना, तो इसलिए बेबी को फिर बेबी मिल्क पाउडर दिया जाता है, लैक्टोजन मार्केट में बहुत सारे आते हैं आजकल, समझ में आया? Yes. हाँ। तो अभी देखो, मिल्क सिंथेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन। सो एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रीट करती है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकला बेटा, प्रोलैक्टिन। नाम से ही समझ में आ रहा है, लैक्टिन मतलब ये लैक्टेशन के लिए काम होगा। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है बेटा, मिल्क को सिंथेसाइज करता है, इसके थ्रू ही फिर मिल्क बनता है। आया समझ में? मिल्क का प्रोडक्शन कौन करेगा बेटा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। यहां तक क्लियर? Yes, ma'am. और रही बात ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो कहां से सेक्रेट हुआ बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, हमने देखा ना, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा था, एक तो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा था, ठीक है, आया समझ में, है ना। ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा था, सुनाई दे रहा है बेटा? यस मैम। हाँ, तो ऑक्सीटोसिन आपका कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा था, मायोमेट्रियम का, ठीक है। साथ ही साथ Yes. ऑक्सीटोसिन और भी क्या करता है, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, मतलब मिल्क तो बन गया, ठीक है। मिल्क जब बना मम्मी के मेमोरी ग्लैंड में, तो वो किससे बना, प्रोलैक्टिन हार्मोन के थ्रू मिल्क का सिंथेसिस हुआ। बट मिल्क यहाँ से निकलेगा कैसे, इजेक्ट कैसे होगा, ये आपको कंट्रोल करेगा ऑक्सीटोसिन। समझ में आया? तो सब Yes. ब्रेन का खेल है, ब्रेन में सिग्नल, मतलब आपको जो पिट्यूटरी ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सिग्नल देगा तभी आपका मिल्क सिंथेसिस होगा, प्रोलैक्टिन जो बनेगा, और साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन से मिल्क निकलेगा, मतलब इजेक्ट होगा, इजेक्शन होगा मिल्क का। ऐसा कुछ है बेटा? फिर है Yes, यहाँ ma'am. पे कोलेस्ट्रॉम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेस्ट्रॉम क्या बताया था मैंने, कि ये पहला दूध, पहला मिल्क में जो फर्स्ट येलो मिल्क होता है, येलोइश मिल्क होता है, उसे हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। ये थोड़ा हल्का येलो कलर का भी होता है। तो ये इसका क्या होगा बेटा, येलो मिल्क प्रोड्यूस्ड
ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, शुरू के दिनों में बेबी को ज्यादा से ज्यादा मिल्क फीड कराओ ताकि कोलेस्ट्रम बेबी को मिले। एंड वाई कोलेस्ट्रम इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज कोलेस्ट्रम क्या करता है, उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आईजीए। आईजीए इज द एंटीबॉडी जो बेबी को क्या देता है बेटा, मतलब इन्फेक्शन से, कोई भी जर्म से, सबसे फाइट करने के लिए इम्यूनिटी देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया? तो कोलेस्ट्रॉम में क्या होता है, आईजीए होता है। तो याद रखना आईजीए कोलेस्ट्रॉम। इम्यूनोग्लोबिन जो ए है, ए तो फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट है ना बेटा। तो फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो हमेशा फर्स्ट मिल्क में होता है, मतलब फर्स्ट जो कोलेस्ट्रॉम में, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट अल्फाबेट जो है ए, ये फर्स्ट मिल्क में पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉम है, ठीक है। यस मैम। And breastfeeding during the initial period of infant growth is very important and it is also prescribed by the doctors। ठीक है, डॉक्टर बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक क्लियर? तो Yes, ma'am. हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डाउट हो, कोई भी हो, मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, एक बार गो Yes, थ्रू करना आप। आज आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है, इसका नोट्स yes, मिल जाएगा, ये वाला पीपीटी मिल जाएगा। मैम सेकेंड चैप्टर नहीं मिला। नहीं मिला बेटा? नो मैम। मैं तो भेजा था, नहीं मिला आपको? अच्छा ठीक है, सर से बोलूंगी मैं। हाँ, आई हैव सेंड इट दैट टाइम, मैं तो भेज दिया था, नहीं मिला। ठीक है, मैं आज फिर दोनों ही भेजने को बोलूंगी, ठीक है। चलो देखो, हाँ, जो 16 सेल स्टेज है ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा इसको? मोरूला। मोरूला। वेरी गुड, वेरी गुड, Morula. मोरिला। मोरिला इज द 16 सेल स्टेज। All three germ layers, ectoderm, mesoderm और endoderm, are formed during कौन से में बनता है? ब्लास्टुलेशन। Gratulation. हाँ, ब्लास्टुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में। मैम। हाँ, गैस्ट्रुलेशन में, जब गैस्ट्रुला बना था आपका, हाँ, Gratulation. गैस्ट्रुलेशन में ही तो आपका ये 3 लेयर्स बनता है ना। ब्लास्टुलेशन में क्या होता है, आपका सिर्फ ट्रोफोप्लास्ट बनता है, ठीक है, इनर सेल मास बनेगा और एक ब्लास्टोसील कैविटी बनती है। आया समझ में? ये होता है ब्लास्टुलेशन में। और गैस्ट्रुलेशन में आपका ये 3 जर्म लेयर बनता है। समझ में आया? यस मैम। Yes. मिल्क सिंथेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय विच हार्मोन फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी? मिल्क सिंथेसिस किससे होता है? ऑक्सीटोसिन। सिंथेसिस अभी बताया था, मिल्क कौन बनाता है? लैक्टिन, प्रोलैक्टिन, नो, प्रोलैक्टिन। सिंथेसिस बताया था ना, सिंथेसिस कौन करता है? प्रोलैक्टिन करता है। मिल्क बनाने का काम प्रोलैक्टिन करता है, बट मिल्क निकालने का काम, मिल्क इजेक्शन का काम आपका ऑक्सीटोसिन करता है, ठीक है। Yes. देखो, विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर, देखो, मिल्क इजेक्शन और लेट डाउन रिफ्लेक्स? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, वेरी गुड, ठीक है। तो वो मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन है। और ये रिलीज कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और ये प्रोलैक्टिन कहाँ से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। आया समझ में? Yes. Colostrum, the first milk secreted, is rich in प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज। very good. Mammary glands are modified, क्या है? स्वेट ग्लैंड। Sweat glands, very good. Gratulation. ठीक है, Yes, यहाँ तक ma'am. क्लियर? Yes, ओके, ma'am. तो आपको आज हम्म। मिल जाएगा ये वाला, ठीक है, और वो वाला भी बोलूंगी भेजने को, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाउट है, देख लो कुछ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है बेटा। ये आपके इसके बेसिस पे भी है, और इवन नीट वगैरह दोगे उसके बेसिस पे भी बहुत क्वेश्चन इसमें से आते हैं। कुछ भी डाउट हो एक बार मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, आज सब मिल जाएगा। और जैसे जैसे क्लास खत्म हो रहा है ना बेटा, वैसे वैसे आप अपने नोट्स प्रिपेयर करो और क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। ऐसे मत छोड़ो कि नहीं ये आज क्लास खत्म हो गया, एग्जाम आएगा तब भी मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। एग्जाम का वेट मत करो,
अभी अभी खत्म करो, चैप्टर खत्म हुआ, आप आपका भी पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब एग्जाम आए यू जस्ट नीड टू रिवाइज, दैट्स इट। और कुछ नहीं, आपको सिर्फ रिवीजन करना है जब एग्जाम आएगा। इसके यस लिए मैम। ये मत करो। हाँ, नहीं तो फिर बहुत पाइल अप हो जाएगा, फिर बर्डन हो जाएगा, फिर आपको खुद ही लगेगा अरे इतना सारा, बहुत सारा पढ़ना है। एक्चुअली बहुत सारा नहीं, सिस्टमेटिकली पढ़ोगे तो इजी है, और समझ के पढ़ोगे। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, और कैसे आप क्रिएट करते हो नेमोनिक्स एंड ऑल एवरीथिंग, राइट। यस मैम। ओके, तो चलो आज फिर मिल जाएगा आपको ये वाला, ठीक है। यस ओके, मैम। चलो थैंक फिर यू मैम। टेक केयर। ओके बेटा, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू ओके मैम। वेलकम। ओके, थैंक यू टेक मैम। केयर। ओके। थोड़ा